हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। और आज हम क्लास कुछ दूसरे रूप में अवतार में लेंगे, क्योंकि भी एक मतलब पार्टी टाइप है, उसमें जाना है, तो उससे पहले क्लास का भी लेना जरूरी था। ठीक, तो वो बात की बात है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत, जो अधिगम की थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले थोर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ा है, पावलोव की थ्योरी को पढ़ा है। तो अभी हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो व्यवहारवादियों की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादियों के अंतर्गत हम दो साइकोलॉजिस्ट को पढ़ चुके हैं। आज जो तीसरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो है स्किनर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है ये भी अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे भी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग क्या था और वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसे पहले समझेंगे, उसके बाद से उससे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है स्किनर की थ्योरी और कितने नामों से इनकी थ्योरी को पुकारा जाता है, या फिर अन्य कितने नाम हैं जिनसे संबंधित अभी तक हम एग्जाम में क्वेश्चन देख चुके हैं। स्किनर, बीएफ स्किनर का फोटो आपके सामने है। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहे या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहे, ठीक है, ये एक तरह से आलोचक थे थॉर्नडाइक के। जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी है, तो उनको पढ़ने के बाद में जैसे थॉर्नडाइक बोलते हैं कि जो बच्चा है या फिर अगर किसी को कुछ सिखाना है, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, इंसान हो, बच्चा हो, तो वो एक ही तरीका है कि हमें उसके सामने कुछ ना कुछ स्टिमुलस रखना होगा। तो ये उसका खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि पहले स्टिमुलस आए तभी वो एक्शन लेगा। अगर उसे जरूरत है, वो कुछ हमें किसी को कुछ सिखाना है, तो हम स्टिमुलस को पीछे रख के भी उसको सिखा सकते हैं। पहले उससे एक्टिविटी कराएंगे, उससे पहले एक्टिविटी कराएंगे और बाद में उसको स्टिमुलस देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो इन्होंने खंडन किया था थॉर्नडाइक की थ्योरी का। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहो या फिर कहो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसके प्रतिपादक है कौन, और यहाँ पर अन्य नाम हम देख लेते हैं। इनकी थ्योरी को कितने नाम दिए गए हैं। निमैतिक अनुबंधन सिद्धांत यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा है, इसको आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं, आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको आर एस अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए एस आर, अगर आपसे पूछ लिया जाए एस आर थ्योरी किसकी है, तब आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक, क्योंकि यहाँ पर जो एस का मतलब है वो है स्टिमुलस और आर का मतलब है रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स की थ्योरी है थॉर्नडाइक की। इसके जस्ट अपोजिट है आर एस अनुबंधन सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। बात हुई क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जिनको यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने जो पहली बुक लिखी जिसका नाम था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक, जो कि इन्होंने 1938 में पब्लिश की थी, और दूसरी बुक साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, ये जो इनकी बुक थी वो 1943 में इन्होंने पब्लिश की थी। बुक से संबंधित भी क्वेश्चन देखे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। यानी कि जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने जो बिंदु है वो मुख्य है, जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, वही इसमें सम्मिलित है। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे, चाहे आप टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब में हेल्प करेगा। इवन आप बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। तो समझना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी है क्या बेसिकली। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है बीएफ स्किनर, ये अमेरिकन थे। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये क्या मानते थे, इनका एक तरह से पहले विचार हमें जानना होगा, समझना होगा कि ये समझते क्या थे, ये मानते क्या थे, उसके बाद समझेंगे थ्योरी को। तो इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं क्या मतलब रेस्पॉन्स, ठीक है, तो वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है। कहने का मतलब, अगर आपको भूख लगी तो आप क्या अनुक्रिया करोगे, आप खाना खाओगे, है ना। तो आपने अपनी इच्छा से तो आप कर रहे हो। तो वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है तो क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कहलाती है।
क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कहलाती है। तो वो जो आप अपने तरीके से अपनी इच्छाओं से कोई तरीका अपना रहे हो, तो आप जो ऑपरेंट कर रहे हो उस टाइम पर जो तरीका, तो वो तरीका क्या है, वो क्रिया प्रसूत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया प्रसूत कहलाएगा। ठीक है, इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। सीधी सी बात है भाई, आपको चोट लग गई तो आप पट्टी बांधोगे, आपको भूख लग गई तो आप खाना खाओगे, आपको नींद आ गई तो आप सोओगे, प्यास लगी तो पानी पियोगे। तो आपका एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। बात क्लियर हुई? तो इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, अब ये तो आपने समझ लिया है। फिर ये भी समझो कि इन्होंने जो प्रयोग किया था, जैसे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, है ना, तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। कब किया था? 1938 में किया था। ठीक है, सब्जेक्ट पूछ लेता है कि स्किनर के प्रयोग की विषय वस्तु क्या थी, तो वो थी चूहा, या फिर मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने कबूतर पर, लेकिन जो फेमस इनका प्रयोग हुआ क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के तहत, तो वो था चूहे का प्रयोग, जिसे हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपने समझ लिया है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको बाद में इसमें दे देंगे। ठीक है, एबी टीचिंग क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम भी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब समझेंगे स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें यह था कि थॉर्नडाइक क्या करता है कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देता है और उसके बाद उसके सामने एक मछली रखता है। तो मछली की जो स्मेल होती है उससे प्रभावित होकर, मछली अपने आप में एक स्टिमुलस है, और मछली की स्मेल से प्रभावित होकर, क्योंकि मछली जो बिल्ली थी वो भूखी भी थी, तो उससे प्रभावित होकर, उसकी स्मेल से, क्योंकि उसे भूख लगी है, उसको शांत करना है, तो वो रेस्पॉन्स करती है, एक्टिविटी करती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, अब बात को एकदम क्लियरली समझना, यहां पर स्किनर समझाना क्या चाह रहा है कि बिल्ली के सामने स्टिमुलस था और वो उससे प्रभावित होकर एक्टिविटी यानी रेस्पॉन्स कर रही थी, लेकिन स्किनर ने चैलेंज दिया कि मैं रेस्पॉन्स बिना उद्दीपक के भी करवा सकता हूं। तो यहां पर सवाल आ गया, कैसे? उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला मनुष्य जानवर तभी रेस्पॉन्स करे जब उसके सामने उद्दीपक हो। अगर उसके सामने उद्दीपक नहीं भी है तो भी रेस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल उसे भूख लगी है, तो भूख को शांत करने के लिए कुछ खाने के लिए उसे मिल जाए तो भी तो वो रेस्पॉन्स करेगा। मैं उसे उद्दीपक पहले नहीं बाद में दूंगा। ठीक है, तो आप देखो, उसने प्रभाव के नियम पर आधारित, यानी कि प्रभाव को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, खत्म किया कि उद्दीपक की जरूरत है ही नहीं। उद्दीपक के बाद में हमें रेस्पॉन्स नहीं कराना है, उद्दीपक के पहले भी हम रेस्पॉन्स करा सकते हैं। अब इसे समझो कैसे। यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है। ठीक है, एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में आपको एक चूहा दिखाई दे रहा है। ये जो बॉक्स है ना, ये आवाज रोधी है, इसमें कोई भी साउंड अंदर नहीं जा सकती है, ना स्मेल जा सकती है, कुछ नहीं जा सकता है। और इसके अंदर बैठा दिया है, एक चूहे को बंद कर दिया है, और इसमें एक लीवर लगा है। ठीक है, लीवर ये लगा है कि आप इसे थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे। उन्होंने एक आवाज रोधी बॉक्स लिया, ठीक है, जिसे बाद में स्किनर के मरने के बाद में उसे स्किनर बॉक्स नाम भी दे दिया गया। तो उन्होंने एक आवाज रोधी बॉक्स लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। उस बॉक्स में स्किनर ने एक बटन लगाया, अंदर एक बटन यहाँ पर लगा दिया, इस तरीके से यहाँ पर बटन लगा दिए हैं, और बॉक्स के ऊपर एक गोल होल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक गोल होल कर दिया। अब क्या किया कि जब उस बटन को कोई दबाता था तो उस गोल होल से कुछ दाने अंदर उस बॉक्स में गिर जाते थे चूहे के खाने के लिए। ठीक, अब ये देखो कहानी क्या हुई। कहानी ये हुई कि चूहा भूखा था, सबसे पहले तो भूखे चूहे को लिया, ठीक है, उस बॉक्स में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया जिसे कि कह सकते हैं आवाज रोधी था, ना उसमें कोई साउंड जाए ना उसमें कोई स्मेल जाए। ठीक है, उसमें बंद कर दिया। अब वहां पर अब चूहा भूखा था, तो सीधी सी बात है उसे कुछ बक्से के बाहर, बॉक्स के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसके सामने कोई अभी स्टिमुलस है? नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो हाथ पैर मारना शुरू करता है, एक्टिविटी करता है, रेस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। भूख लगी है, इधर उधर जो स्वाभाविक रूप से चूहे दौड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हाथ पैर मारना, इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो दौड़ रहा था, जैसे ही वो एक्टिविटी कर रहा था, वैसे ही होता क्या है कि उसका उस बटन पर पैर पड़ जाता है, और बटन पर पैर पड़ने से या फिर कोई भी हिस्सा उसका टच हो गया होगा, तो होता क्या है कि ऊपर से
कुछ दाने आ जाते खाने के लिए। तो चूहा के लिए वो जो दाने आए ना, वो स्टिमुलस का काम उन्होंने किया। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक उसे बाद में मिला, पहले उसने अनुक्रिया किया। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रिया पहले हुई और उद्दीपक बाद में आया। अब वो जो उद्दीपक, वो जो दाने आए थे उनको क्या है, एक उद्दीपक के साथ साथ में चूहे को कहीं ना कहीं एक पुनर्बलन मिला। दोबारा से उसने एक्टिविटी शुरू की और दोबारा से एक्टिविटी को शुरू करने के बाद में फिर से कहीं से उसको जो है किसी पार्ट से या फिर पैर से उसका बटन टच हो गया, फिर से दाने आ गए। तो अब वो समझ गया, 6 से 7 एक्टिविटी में फिर जितनी भी एक्टिविटी समझा होगा तो वो समझ गया कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कहीं कुछ लगा है जिसे दबाने से, प्रेस होने से या फिर कुछ भी मतलब टच करने से ऊपर से मेरे लिए खाना आएगा, जो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। और वही खाना, वही स्टिमुलस उसे पुनर्बलित कर रहा है, रिइंफोर्समेंट कर रहा है, सुदृढ़ीकरण कर रहा है उसके दोबारा से रेस्पॉन्स अनुक्रिया के करने को। ठीक है, ये पूरी कहानी आपने समझी और यही सिद्धांत का मूल मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया गया है एक तरह से कि समझना, जो यहाँ पर स्किनर समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए कि यहाँ पर स्टिमुलस को हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें रेस्पॉन्स को प्रायोरिटी देनी है। तो यही उन्होंने समझाने की वो कोशिश कर रहे थे और यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो स्किनर ने एक दिन उस बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखा जिसके अंदर जाकर चूहा अपनी स्वाभाविक क्रिया करने लगता है। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए आप क्या करना कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने कहानी यहाँ पर है वो आपको समझा दी है, ये पूरी की पूरी मैंने इसमें लिख भी दिया है। ठीक है, बात समझ गए ना। अब क्या है कि उस अनुक्रिया को करने में उसमें तीव्रता आ गई, अब उसको बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, अब दोहरा है तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक बात समझना, एक तो हमने समझा रेस्पॉन्स का महत्व, ठीक है, दूसरा समझा उद्दीपक का यहाँ पर क्या महत्व है। तो उद्दीपक को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया है, उद्दीपक को देखा है किसके रूप में, पुनर्बलन के रूप में। उद्दीपक को किस रूप में देखा है, पुनर्बलन के रूप में। यहाँ पर उद्दीपक एक पुनर्बलन का काम कर रहा है चूहे के लिए, दोबारा से रेस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है ना, तो उद्दीपक नेग्लेक्ट कर दिया गया और उद्दीपक को एक नाम दे दिया गया पुनर्बलन का। तो वैसे पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो दिया है क्लार्क हल ने, लेकिन इसके महत्व को समझाया अपनी थ्योरी में किसने, यहाँ पर स्किनर ने। ठीक है, तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पश्चात BF स्किनर ने क्या किया, पुनर्बलन के महत्व को समझाने के लिए पुनर्बलन के कुछ प्रकार बताए हैं और कुछ अनुसूचियां भी दी हैं। ठीक है, तो उद्दीपक की जगह क्योंकि पुनर्बलन ले चुका है तो ये समझना जरूरी है कि पुनर्बलन होता कितने प्रकार का है। तो पुनर्बलन को समझेंगे। पुनर्बलन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे धनात्मक पुनर्बलन। क्या है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट यानी कि दोबारा से उस क्रिया को दोहराने के लिए दोबारा से बल मिलना। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जिन कामों का परिणाम सुखद होता है वह धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर चूहा हाथ पैर मार रहा था और उसके लिए कहीं पर भी टच होने से उसे पता चल गया जब तक मैं दौड़ता रहूंगा, हाथ पैर चलते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं टच होने से ऊपर से खाना आएगा, दाने उसमें आएंगे। तो उसे जब पता चल गया और उसके हाथ पैर मारने का रेस्पॉन्स मतलब बदले में उसे क्या मिला, दाने मिले, तो वो उसके लिए धनात्मक पुनर्बलन था। अगर वो क्या करता कि वो शांति से बैठा रहता, ठीक है, वो शांति से बैठा रहता और वो क्या करता, हाथ पैर मारता, उसको खाना नहीं मिलता, तो उसे क्या लगता, उसे ये लगता कि मुझे मेहनत करने से, इधर उधर दौड़ने से, हाथ पैर मारने से कोई भी लाभ नहीं हो रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो उसके लिए नेगेटिव यानी कि नकारात्मक या फिर ऋणात्मक पुनर्बलन हो जाता। ठीक है, ये बात समझ गए ना। तो अब देखो कि धनात्मक पुनर्बलन जिन कामों का परिणाम सुखद होता है, अब उसके लिए तो सुखद ही हो रहा था, अच्छी बात थी, उसे खाना मिल रहा था। तो धनात्मक पुनर्बलन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी। तो उदाहरण क्या है, जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा। अगर आप अच्छा काम करो, आपकी कोई प्रशंसा कर दे, तो एक किस प्रकार का पुनर्बलन है, धनात्मक। वही कोई आपकी बुराई कर दे तो वो ऋणात्मक पुनर्बलन है। आप क्या उसे दोहराओगे, नहीं दोहराओगे। धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको धन मिल रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव या फिर कहेंगे कि धनात्मक पुनर्बलन का काम कर रहा है। अगर आप जॉब करें, काम करें और आपको सैलरी ना मिले, पैसा ना मिले, धन ना मिले, तो यही क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है।
अब समझो ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो ऋणात्मक पुनर्बलन मतलब क्या है कि जो अप्रिय हो, पीड़ादायक हो, ठीक है, इनकी सहायता से वैसी अनुक्रियाएं मनुष्य करता है जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि पानी में डूबने से बचने के लिए आप लाइफ जैकेट पहनते हैं। जैसे आप कहीं पर भी बोटिंग के लिए गए हैं, कहीं पर तैराकी के कुछ भी इसके लिए गए हैं, तो आप कभी भी लाइफ जैकेट पहनना पसंद नहीं करते, आप फ्री मतलब तैरना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। क्यों? कि मन नहीं है तो भी पहननी पड़ती है, क्योंकि क्या यहाँ पर यहाँ पर जो है वो अप्रिय तो है, आपके लिए पीड़ादायक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छुटकारा दिला रहा है पीड़ादायक उद्दीपकों से। इसका मतलब यही है कि आपको जो जैकेट पहननी पड़ेगी वो पीड़ादायक है, आपके लिए दुखदाई हो सकता है, ठीक है, और इसीलिए वो आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ऋणात्मक पुनर्बलन। आप उसे पुनर्बलित थोड़े ना होते हो, आपको रिइंफोर्समेंट थोड़ी ना मिलता है, आप बार बार उसको पहनना थोड़ी ना चाहते हो। देखो एक्सीडेंट मतलब जो कई बार ये भी आपने देखा होगा, ये भी एक एग्जाम्पल इसमें बनता है कि जो एक्सीडेंट से बचने के लिए मतलब आप क्या हेलमेट पहनना पसंद करते हो, लेकिन पहनते हो क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट से बचना चाहते हो। क्यों? ठीक है, बात समझ गए ना। तो इस तरीके से आप जिन चीज़ों को अनदेखा करना चाहते हो, उन चीज़ों से आप दूर भागना चाहते हो, लेकिन उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो जो पुनर्बलन है वो कहलाएगा आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो पुनर्बलन है उसकी अनुसूचियाँ समझेंगे कि जो शेड्यूल मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हम एक टीचर है तो पुनर्बलन का इस्तेमाल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कितने शेड्यूल होने चाहिए, यानी कि बच्चों को किस तरीके से कितने मात्रा में कितने अनुपात में हमें पुनर्बलन देना चाहिए, तो उस शेड्यूल के तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके सामने सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। तो सतत पुनर्बलन अनुसूची का मतलब है कि जैसे आप ये कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बच्चे को कोई पोयम याद करानी है, तो आप जैसे जैसे उसको बोलो कि बच्चे ये पोयम याद कर ले, तो उसने 2 लाइनें याद करी तो उसको एक चॉकलेट दे दी, फिर से 2 लाइनें याद करी तो फिर से एक चॉकलेट दे दी, फिर 2 लाइनें याद करी फिर से एक चॉकलेट दी। तो ये आप क्या कर रहे हो? उसको सतत पुनर्बलन दे रहे हो, लगातार लगातार लगातार। फिर आंशिक ये है कि आपने वही पोयम दूसरे बच्चे को याद करने के लिए दी और आप उसे आंशिक पुनर्बलन देना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि उसने जब वो आधी पोयम याद कर ले तब आप उसको पुनर्बलन दो, फिर से जब वो आधी पोयम याद कर ले तब आप उसको पुनर्बलन दो। इस तरीके से आप जब क्या करते हो कि एक गैप बना देते हो ज़्यादा दूरी वाला, तो वो आंशिक पुनर्बलन है कि कभी आपने चॉकलेट दे दी कभी नहीं दी। और सतत में यह है कि आप हर बार ही दे रहे हो, हर बार ही उसको चॉकलेट दे रहे हो, तो वो सतत है, कंटिन्यू आप चल रहा है। आंशिक में यह है कि आपने मतलब कभी उसको चॉकलेट देना भूल गए या फिर जो है कोई भी रिइंफोर्समेंट देना भूल गए हैं। जैसे कई बार होता क्या है कि कोई बच्चा इतना होशियार होता है कि वो हर बार ही क्वेश्चन को एकदम सही कर देता है, तो आप हर बार उसको गुड या शाबाश ना बोलकर कभी कभार उसको बोल देते हो शाबाशी, यानी कि रिइंफोर्समेंट कर देते हो। तो इस तरीके से ये होता है आंशिक पुनर्बलन। और जब आप हर बार उसको पुनर्बलित करते हो, हर बार उसकी शाबाशी या फिर उसे प्राज करते हो, तो ये होता है सतत पुनर्बलन। ठीक है ना, बात समझ गए? ठीक, तो इस तरीके से हमने इस सिद्धांत को, पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा, क्लियर हुआ होगा आई होप आपको। ठीक है, तो ये था स्किनर का सिद्धांत। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहा जाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, समझा है अच्छे से थ्योरी को, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है कोहलर का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इस थोर्नडाइक का, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो कि स्किनर का है, जिसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है। बात क्लियर हुई? चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्विट कर देती हूँ क्योंकि कई बार ये हैंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या है। चलिए अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सुदृढ़ीकरण
यानी कि सुदृढ़ीकरण का क्या मतलब है? पुनर्बलन। ठीक है, तो सुदृढ़ीकरण की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सीखने का अनुबंधन का सिद्धांत, सीखने का कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या फिर सीखने की सामग्रिकतावाद का सिद्धांत, या फिर सीखने की भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। तो भूल एवं प्रयास का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। ठीक है, भूल, एक सेकंड रुकना, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? थॉर्नडाइक का है। सीखने की सामग्रिकतावाद का सिद्धांत है कोहलर का। ठीक है, सीखने के कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है किसका? अभी हमने जो पढ़ा स्किनर का, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और सीखने का अनुबंधन सिद्धांत है किसका? पावलोव का। ठीक, इस तरीके से बाकी को भी हम क्लियर करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए आप। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे। देखिए, इससे क्या होगा कि आपके जितना भी अभी आपने थ्योरी पढ़ी है ना, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, पढ़ेंगे कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अगर किसी बच्चे में बुरी आदत है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो? डांट फटकार के, अनुबंधन के द्वारा, दोषारोपण करके, या फिर ये सभी। देखो, आप इसको ब्लेम कर दोगे तो ये भी गलत है। अगर किसी बच्चे को आप ब्लेम करो और ब्लेम करके सुधारना चाहो तो ये भी गलत है। आप डांट फटकार के सुधारना चाहो, ये भी गलत है। अनुबंधन के द्वारा, अनुबंधन जैसे कि हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, स्किनर की थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं कि उसने पुनर्बलन से उसको अनुबंधित कर दिया है। पावलोव की थ्योरी में भी पढ़ते हैं अनुबंधन के महत्व को, और थॉर्नडाइक की थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से अनुबंधन के द्वारा हम उनमें बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूछा कि स्किनर ने वकालत की सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, यानी सीखने की पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या की जाती, या एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्शन द्वारा किया जाता है, या फिर व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है, या फिर व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो जैसे कि हम स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं, तो स्किनर की थ्योरी में हम कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट के रूप में सजा एवं दंड के प्रावधान को भी पढ़ते हैं, जो हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें समझेंगे अच्छे तरीके से रीइंफोर्समेंट को, पुनर्बलन को, कि इतनी अनुसूचियां तो हमने समझ ली है, लेकिन जो आंशिक पुनर्बलन है उसके कई सारे स्टेप होते हैं, तो उसके अंतर्गत हम समझेंगे। अभी सीधे तौर पर हम आंसर लेंगे, क्योंकि दंड और पुरस्कार का जो महत्व बताया है स्किनर ने बताया, उन्होंने वकालत की है कि सीखने की संभावना बढ़ जाती है जब किसी के सामने हम इनाम या फिर सजा के रूप में कुछ चीज प्रबलन के रूप में, पुनर्बलन के रूप में रखते हैं। है ना, ये बात क्लियर हुई? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा आपसे कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास हो, या अच्छी आदतों का विकास हो, या फिर किसी भी व्यवहार को सुधारने का विकास हो, तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, या फिर परिपक्वता के फलस्वरूप, या फिर जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या फिर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। ठीक है, तो व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप नहीं, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप नहीं, परिपक्वता के फलस्वरूप नहीं, बल्कि अनुकरण एवं प्रबलन यही वही हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पूछ रहा आपसे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे हमने क्लियर किया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, समीप्त अनुबंधन, या फिर निमैतिक अनुबंधन, या फिर प्राचीन अनुबंधन, या फिर चिन्ह अनुबंधन। ठीक है, तो चिन्ह अनुबंधन है टोलमैन की थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, पावलोव की थ्योरी है। ठीक है, समीप्त जो अनुबंधन है, समीप्त विकास का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है वाइगोत्स्की ने। तो निमैतिक अनुबंधन इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत का दूसरा जो नाम है वो क्या है? निमैतिक अनुबंधन। ठीक, बात क्लियर हुई? चलिए, इसी के साथ में हमने जो समझा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है स्किनर का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा जो थ्योरी है आपने अच्छे से समझा होगा, क्लियर हुई होगी। कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप जो है क्वेरी जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, बाकी लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आपने पहली बार चैनल पर आपने वॉच किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए लेना चाहूँगी आपसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।